हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। तो ये कंपनी पे आज पूरा स्टॉक एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, इनका करंट टाइम में बिजनेस कैसा चल रहा है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो जनवरी 2024 में देख सकते हैं कि 67 रुपीज के आसपास था और काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और जुलाई 24 में 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन जुलाई के बाद इसमें काफी तेजी से रैली देखने को मिली और देख सकते हैं कि रिसेंटली 416 रुपए का हाई लगा चुका है। तो पिछले 6 महीने में ऑलरेडी शेयर मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। अगर इसके मूविंग एवरेजेस की बात करें तो ये 50 डीएमए से काफी ऊपर है और पिछले 6 महीने में एक बार भी इसने अपने 50 डीएमए को टच नहीं किया। हालांकि पिछले एक हफ्ते से ये शेयर लगातार लोअर सर्किट लगा रहा था, लेकिन अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अप था। तो दोस्तों, कंपनी का पूरा नाम है पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड। ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। अगर इसके टिकर की बात करें तो PIGL है। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसी तरह का मिलता जुलता नाम है जो कि है PGEL, जिस कंपनी का पूरा नाम है PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। तो ये कंपनी PGEL है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इसकी मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास की है। लेकिन जिस कंपनी की आज हम एनालिसिस करने वाले हैं इसका नाम है PIGL। काफी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि नाम मिलता जुलता है, तो इसको ध्यान से देखें कि ये कंपनी का नाम है PIGL। तो दोस्तों, अगर इसके मार्केट कैप की बात करें तो 593 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी। स्टॉक पी की बात करें तो 64 का दिख रहा है। ROC की बात करें तो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है 17% का, लेकिन ROE की बात करें बिलो एवरेज है 12% का। अगर करेंट टाइम में शेयर प्राइस की बात करें 369 पे क्लोजिंग हुई है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2% अप था क्योंकि इसमें 2% का सर्किट लगा हुआ है। तो आए दिन ये शेयर इतना कम वॉल्यूम है जिसकी वजह से चाहे अपर सर्किट में होता है या फिर लोअर सर्किट में। अगर इसके हाई की बात करें तो रिसेंटली 417 रुपए का हाई लगा है और इसके 52 वीक लो की बात करें तो 54 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था। तो दोस्तों, अगर इनके बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे ये बिजनेस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी काम करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है कि इंडिया में जो पावर का सेक्टर है, चाहे वो फिर पावर जनरेशन से हो, ट्रांसमिशन से हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में, हर तरीके से इस सेक्टर में ग्रोथ है। और ये पर्टिकुलर कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसमें ये EPC का काम देखते हैं। तो दोस्तों, बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर यानी सितंबर 24 में इनका 54 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू है, जो कि पिछले साल ये रेवेन्यू सिर्फ 24 करोड़ रुपीज का था। तो यहाँ पे 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। अगर पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 की बात करें तो यहाँ पे भी इनका 25 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने 3.89 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट किया है, जो कि ये प्रॉफिट पिछली साल 1.39 करोड़ रुपीज का था और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.87 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले साल 11% का था, अभी 9.5% का दिख रहा है और पिछले क्वार्टर यानी जून 2024 में भी 12.25% था। वहां से दोनों में ये कम देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल टॉप लाइन बढ़ी हुई है, इस वजह से प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर इनके इंटरेस्ट की बात करें तो काफी कम है, लेस देन 1 करोड़ रुपीज का इन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। डेप्रिसिएशन भी निग्लिजिबल सा है, 6 लाख रुपए का दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख की बात करें ये 5 करोड़ 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रिपोर्ट किया है। तो दोस्तों, अगर इनके एनुअलाइज रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि 2023 में 93 करोड़ रेवेन्यू था, लेकिन FY24 में 97 करोड़ रुपीज कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी TTM बेसिस पे 132 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू है, तो यहाँ पे TTM बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो FY23 में 4 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था, यहाँ पे 50% जंप देखने को मिला, 6 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट था। अभी TTM बेसिस पे अगेन 50% का जंप ऑलरेडी हो चुका है और 6 करोड़ से प्रॉफिट 9 करोड़ रुपीज का दिख रहा है। तो FY24 में जो देखने को मिला कि 8% का मार्जिन 11% का हो गया और अभी TTM बेसिस पे भी 11% का ये मार्जिन रिपोर्ट करना है। ओवरऑल इंटरेस्ट का लेवल सेम ही है, इसी के साथ डिप्रिसिएशन तो नेग्लिजिबल सा है, इसीलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। इसी वजह से इनकी बॉटम लाइन काफी तेजी से ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, अगर इनके बैलेंस शीट पे नजर डाले तो यहाँ पे देख सकते हैं कि
इक्विटी कैपिटल 13 करोड़ से बढ़ करके 16 करोड़ रुपीस का हो गया। इसका मतलब है कंपनी ने कुछ नया शेयर इशू किया। इसी के साथ इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 100 करोड़ रुपीस का है, जहाँ पे बोरोइंग का लेवल 17 करोड़ रुपीस का दिख रहा है। हालांकि FY24 में FY23 के कंपेरिजन में ये देख सकते हैं कि डेट का लेवल 32 करोड़ रुपीस से घट करके 15 करोड़ रुपीस का रह गया है। हालांकि अभी 2 करोड़ रुपीस बढ़ गया है, जो कि 17 करोड़ रुपीस का है। हालांकि TTM बेसिस पे इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो फर्स्ट हाफ FY25 में 70 करोड़ रुपीस का जो डेट है मुझे लगता है काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। ओवरऑल कंपनी के फिक्स्ड एसेट में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। इसी के साथ अदर एसेट्स पे नजर डाले तो इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि बढ़ता हुआ दिख रहा है। 34 करोड़ से बढ़कर के 40 करोड़ हुआ। अभी TTM बेसिस पे 44 करोड़ रुपए का दिख रहा है। तो बिजनेस में ग्रोथ है तो कोई मेजर कंसर्न नहीं है। साथ ही साथ ट्रेड रिसीवेबल की बात करें तो 38 करोड़ से घट करके 30 करोड़ रुपए काफी अच्छा रिसीवेबल मेंटेन था, लेकिन अभी 34 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, जो कि FY23 के कंपैरिजन में भी कम है। हालांकि वहां से रेवेन्यू डबल हो चुका है, तो ये भी काफी कंफर्टेबल लेवल पे है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो ये लेस देन 1 करोड़ रुपीस का दिख रहा है, लेकिन लोन एंड एडवांस में 45 करोड़ रुपए दिख रहा है। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि FY23 में 1 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट हुआ था। FY24 में 8 करोड़ रुपीस इन्होंने बिजनेस से जनरेट किया, लेकिन FY23 में इन्होंने 4 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, लेकिन FY24 में कोई खास ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस से पैसा इन्होंने 8 करोड़ रुपीस निकाले हुए हैं। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि इन्होंने रिपेमेंट किया है बोरोइंग का 8 करोड़ रुपीस का। इसीलिए हमने देखा था कि FY24 के एंड में यानी मार्च 24 की बैलेंस शीट में डेट का लेवल कम दिख रहा था। तो दोस्तों अगर इनके रेशियोज पे नजर डालें तो डेब्टर डेज देख सकते हैं कि 151 दिनों का था FY23 में, यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। FY24 में 115 दिनों का रह गया है। हालांकि इन्वेंट्री डेज बढ़ता हुआ दिख रहा है, 161 दिनों से बढ़ करके 190 दिनों का हो गया है। डेज पेबल की बात करें तो ये भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। 107 दिनों से बढ़ करके 153 दिनों का हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो ओवरऑल इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, तो ये 221 दिनों से घट करके 166 दिनों का रह गया है। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जब भी वर्किंग कैपिटल डेज घटता है तो ROC इंप्रूव करता है। अभी यहाँ पे ROC 12% से बढ़ करके 17% का ये मेंटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 52% की काफी लंबे समय से थी, लेकिन लेटेस्ट क्वार्टर में 41% के आसपास की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स की। इसी के साथ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि 47% थी, वो बढ़ करके 59% हो गई है। उसके पीछे का वजह है कि इन्होंने फंडिंग रेज की है और यहाँ पे इक्विटी डायलूट की है। ओवरऑल नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो 4500 से बढ़ करके 4200 नंबर ऑफ इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। हालांकि ये काफी छोटी कंपनी है, इसी वजह से यहाँ पे FIs और DIs की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रही। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि पिछले 6 महीने से पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड में काफी ज्यादा रैली देखने को मिली, जहाँ पे ये शेयर प्राइस 75 रुपए से 350 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू में 100% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। तो TTM बेसिस पे भी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ बैलेंस शीट काफी हेल्दी लेवल पे है। हालांकि इन्होंने फंडिंग रेज की है, जिसके लिए इन्होंने इक्विटी डायलूट की है और डेट का लेवल काफी कंफर्टेबल लेवल पे। कैश फ्लो में हमने देखा कि ये बिजनेस से अच्छा कैश भी इन्होंने FY24 में जनरेट किया था। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने देखा कि प्रमोटर्स ने शेयर सेल करके फंडिंग रेज की है, जिसकी वजह से परसेंटेज टर्म में इनकी शेयर होल्डिंग कम हो गई है, जो कि 52% थी, अभी 41% की दिख रही है। तो दोस्तों अब आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी रैली आने के पीछे की वजह क्या है, करंट टाइम में बिजनेस में इतनी अच्छी ग्रोथ कहां से आ रही है और फ्यूचर का क्या आउटलुक हो सकता है, ताकि हम डिसीजन ले पाए कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना कैसा हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों इस कंपनी के अगर बारे में बात करें तो ये कंपनी काफी पुरानी है, 1975 से इंडस्ट्री में है और ये इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग और इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि पार्टिकुलरली आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं और इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इंडस्ट्री ग्रोथ और मार्केट की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में पावर जनरेशन का सेक्टर रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है। तो चाहे फिर वो पावर के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे काम हो या फिर ट्रांसमिशन को या फिर पावर जहां से जनरेट हो, हर लेवल पे यहाँ पे अपग्रेडेशन हो रहा है और गवर्नमेंट भी काफी बड़े बड़े बजट अलोकेट कर रही है, जिसका फायदा सेक्टर की सभी कंपनीज उठा रही हैं। तो दोस्तों अगर इनके कोर सर्विसेज और ऑफरिंग्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के सॉल्यूशन देते हैं, जहाँ पे ये इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर, साथ ही साथ सिस्टम अपग्रेड्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे ये एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे फिर इंडोर आउटडोर सभी स्टेशन
इंस्टॉलेशन हो, ट्रांसफॉर्मेशन का इंस्टॉलेशन हो, या फिर डीजल जनरेटिंग सेट्स हो, या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, लाइटिंग सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सभी पे काम करते हैं। ओवरऑल ये डिफरेंट सेगमेंट्स जो कि पावर सेक्टर का पार्ट है, तो ये सभी तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कंपनी काफी छोटी है, लेकिन एक चीज तो जाहिर है कि एंड टू एंड सभी तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंट में इन्होंने एक्विजिशन किया है ताकि अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सके। तो यहाँ पे इन्होंने पीटर इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड को एक्वायर किया है और यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स की, कॉम्पैक्ट सब स्टेशन और बस बार सिस्टम। ये सारे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे ताकि अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज दे सकें। तो दोस्तों रिसेंट में हमने इनकी परफॉर्मेंस देखी, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ ये मल्टीपल प्रोजेक्ट इन्होंने विन किए हैं। जैसे पहले प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना जो कि झारखंड में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम करेंगे, तो ये प्रोजेक्ट 28 करोड़ रुपीस का है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी इनको ऑर्डर मिले हैं, जहाँ पे ये महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर में ये पावर सप्लाई का काम इंस्टॉल करेंगे। इसी के साथ सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अदानी ग्रुप के अंदर है, यहाँ से भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो काफी अच्छी बात है। अगर एयरपोर्ट का ये काम अभी पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी काफी अच्छा एग्जीक्यूट करती है और क्वालिटी वर्क डिलीवर करती है। इसी वजह से इनको झारखंड की स्टेट से भी प्रोजेक्ट मिला है। साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी इनको प्रोजेक्ट मिला है, जहाँ पे ये अदानी ग्रुप के अंडर जो एयरपोर्ट्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे और फ्यूचर में क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि सोलर ईपीसी बिजनेस, जैसा कि हमने देखा है कि वारी आरटीएल, केपीआई ग्रीन या फिर जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनीज सोलर ईपीसी का बिजनेस करती है। तो इस इंडस्ट्री में भी ये इंटर करना चाहते हैं और साथ ही साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी ये कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने R&D वर्क ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में लेके आएंगे FY26 में। तो आने वाला सालों में FY26 में हो सकता है ये कुछ नया इनिशिएटिव लें, कुछ नया प्रोडक्ट बिल्डअप करे और मार्केट में इंटर करे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से इनका कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ इनकी क्वार्टरली परफॉर्मेंस हमने देखी है। साथ ही साथ टीम बेसिस पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोई खास ग्रोथ नहीं थी। लेकिन करंट टाइम में ये काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं और ग्रोथ प्रोजेक्शन भी दिया है कि ये क्वार्टर की सेकंड हाफ FY25 में भी ये 50% की YOY बेसिस पे ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ FY26 में भी सेम प्लान है कि 50% की मिनिमम ग्रोथ करेंगे। साथ ही साथ मार्जिन का भी एक्सपेक्टेशन दिया कि 2 से 3% इंप्रूव कर सकता है। तो दोस्तों ये कंपनी कहीं ना कहीं अभी करंट टाइम में जो डिमांड दिख रहा है कि 50% की सालाना ग्रोथ कर सकती है और साथ ही साथ इनका मार्जिन भी इंप्रूव कर सकता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो मोर देन 50% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों PIGL पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहते हो तो आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हमारे पास रिकमेंडेशन सर्विस है, कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी है जो कि हम अपने HNI क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए मुझे दिए हुए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और रिस्पांसिबिलिटीज की बात करें तो ये जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं मेनली 80% इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और 20% सिविल वर्क भी होता है, जहाँ पे ये सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, चाहे वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन से साइट्स हो, पावर जनरेशन के साइट्स हो या फिर ट्रांसमिशन के साइट हो, ये सभी तरह का काम ये करते हैं। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिजली जहाँ पैदा होती है वहां से लेकर के आपके लोकल एरिया के जो पावर स्टेशन होते हैं वहां तक जो सप्लाई होती है वो ट्रांसमिशन होता है। जो आपके एरिया के पावर स्टेशन से आपके घरों तक जो सप्लाई होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हालांकि उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है ट्रांसमिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, इसीलिए इसका नाम दोनों अलग अलग है, लेकिन ओवरऑल ये पावर सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट में 80% का जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, लेकिन साथ ही साथ 20% का जो सिविल वर्क भी करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क की बात करें तो पोल्स और टावर्स को इंस्टॉल करना है। अगर सिविल वर्क की बात करें तो जो पोल्स और टावर्स होते हैं उनका फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए सिविल वर्क भी करना पड़ता है। और यहाँ पे जो भी लैंड होती है ये गवर्नमेंट या डिस्कॉम्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं और किस जगह पे इंस्टॉल करना है ये भी बताते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन या फिर सिविल वर्क है यहाँ पे उनको लैंड एलोकेट कर दिया जाता है और यहाँ पे PIGL कंपनी ये पूरा काम देखती है। तो दोस्तों इनके करंट टाइम में ऑर्डर बुक क्या है, फ्यूचर की पाइपलाइन कितनी है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि अभी इनके पास 350 प्लस करोड़ रुपीस के ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों अगर इनके TTM रेवेन्यू की बात करें तो अभी सिर्फ 132 करोड़ रुपीस का इन्होंने TTM पे रेवेन्यू किया है। तो उसके कंपैरिजन में 350 करोड़ रुपीस की ऑर्डर बुक काफी हेल्दी दिख रही है। इसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि 300 करोड़ रुपीस के ऑर्डर
इन्होंने ऑलरेडी बिड किया है। इसी के साथ ये जो करंट टाइम में प्रोजेक्ट है ये 350 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं। ये 12 से 18 और कुछ प्रोजेक्ट 24 महीने मैक्सिमम ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे और रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो अपडेट्स है ये सितंबर 24 तक की है, लेकिन मैं अगर कुछ और अपडेट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 17 जनवरी 2025 की स्टॉक फाइलिंग है और यहाँ पे इन्होंने बताया कि A2 ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से इनको एक ऑर्डर मिला है, जहाँ पे ये 5 मेगावाट के सोलर एपीसी का प्रोजेक्ट मिला है जिसकी कास्ट है 17 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे एक चीज जो क्वार्टरली कॉनकॉल में इन्होंने डिस्कस की थी कि सोलर एपीसी बिजनेस में ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और इनको 17 जनवरी 2025 को एक ऑलरेडी ऑर्डर मिल गया जहाँ पे 5 मेगावाट का सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट करेंगे जिसकी कास्ट 17 करोड़ रुपीस की है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 350 करोड़ रुपीस में 17 करोड़ रुपीस फर्दर ऐड कर देगा। तो दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई है इस ऑर्डर के मिलने से कि फ्यूचर में और भी ज्यादा इनको ऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मार्केट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि मल्टीपल स्टेट में लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अगर रिसेंट की बात करें तो राजस्थान में 25,000 करोड़ रुपीस के इलेक्ट्रिकल वर्क्स का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसी के साथ यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी स्टेट्स में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है और यहाँ पे 2 से 3,000 करोड़ रुपीस के टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट कर दिए गए हैं, जो कि हर क्वार्टर या हर 6 महीने में इतने ऑर्डर्स मिलने की अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। तो दोस्तों अभी कंपनी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है कि काफी बड़े बड़े इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में नहीं बल्कि ओवरऑल पैन इंडिया में ही ये काम चल रहा है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास 350 प्लस करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स है, एक 17 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑर्डर मिला हुआ है और ये काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है कि 50 से 60% की ग्रोथ इजीली देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों इनको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे ये एंड टू एंड सॉल्यूशन क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि PIGL का शेयर प्राइस पिछले 6 महीने में ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है, जो कि शेयर प्राइस 70-75 रुपए का था और 350-400 के लेवल को टच कर चुका है। हमारा क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया था, जहाँ पे पिछले साल के कंपैरिजन में मोर देन 100% की ग्रोथ थी और TTM बेसिस पे भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने रिसेंट में फंडिंग रेस किया ताकि अपने बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको ग्रैब कर सके। 350 करोड़ रुपीस के ऑलरेडी ऑर्डर्स हैं इनके पास और रिसेंट में एक 17 करोड़ रुपीस का एडिशनल ऑर्डर इनको मिला हुआ है और ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि 300 करोड़ रुपीस के ऑर्डर जो इन्होंने बिड किए हैं उसमें भी अच्छे खासे ऑर्डर इनको मिल सकते हैं और अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। हर क्वार्टर 2 से 3,000 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट की ये ऑर्डर्स हैं और पैन इंडिया पावर का सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए हर स्टेट की गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे ROC काफी पुअर दिख रहा है, लेकिन करंट टाइम में जो प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है इसकी वजह से फ्यूचर में ROE इनका इंप्रूव कर सकता है। साथ ही साथ ये स्टॉक पी की बात करें तो 64 का दिख रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा रैली आ चुकी है इस शेयर में। थोड़ा सा हाई दिख रहा है, लेकिन अगर 50-60% की ग्रोथ ये कंपनी आने वाले 2 से 3 सालों तक इजीली अगर अचीव कर ले तो ये स्टॉक पी बिल्कुल रीजनेबल सा दिख रहा है। तो दोस्तों अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ तो पिछले 3-4 महीनों से पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इंडस्ट्री में जो अपग्रेड हो रहे हैं उसके लिए मैं कोई कंपनी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली, क्योंकि जो भी कंपनीज थी काफी ज्यादा रैली आ चुकी थी। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन गुजरात लिमिटेड का जो शेयर है अभी जो इस हिसाब से ग्रोथ है ये काफी छोटी कंपनी है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़े से तालाब में एक छोटे मछली जैसी है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी में रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है, क्योंकि अब अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो काफी कम है, कभी 8,000, कभी 16,000, कभी 12,000 इस तरह का वॉल्यूम देखने को मिला है। तो एक तो इसमें लिक्विडिटी का इशू है, दूसरा एक छोटी कंपनी है, तो हो सकता है कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस छोटी कंपनी को नहीं मिल पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपको अगर अपना फंड इन्वेस्ट करना है तो एक बड़े फंड मैनेजर के यहाँ ही इन्वेस्ट करोगे। उसी तरीके से अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है वो बड़ी कंपनीज को मिलेगा, लेकिन छोटी कंपनीज अगर ओवर टाइम में ये तेजी से छोटा छोटा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर ले तो इनको फ्यूचर में बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि ये अभी करंट टाइम में ऑलरेडी एयरपोर्ट का काम देख रहे हैं और यहाँ कुछ स्टेट्स का जो रूरल डेवलपमेंट का काम है वो भी ये कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन रिस्क उतना भी है। ये सारे फैक्टर्स को देख करके अभी इस शेयर को मैं अपना रिव्यू कर रहा हूँ, अभी इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान नहीं किया। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइनिंग लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा PIGL में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे भी बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस में रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।